दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा तथा नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो उत्तर है, ये जो कांग्रेस अधिवेशन था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। आप याद कर लीजिए, सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन ये हुआ था। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। और दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था नागपुर में, उसमें इस अधिवेशन की पुष्टि की गई थी। तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाला लाजपत राय की अध्यक्षता वाली कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया? आपको बताना है। तो ये मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आप देख लीजिए कि सामान्य रूप से राजनैतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम या पैन इस्लामिज्म, ये जो है इसकी भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था कि यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है तो भारतीय मुसलमानों को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है। तो मेरी इच्छा ये होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अथवा बाहर एक उत्तरी पश्चिमी भारतीय मुसलमान राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तरी पश्चिमी भारत में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है। यद्यपि भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र, जिसका शीर्षक था नाउ आर नेबर, में किया था। तो पाकिस्तान शब्द जो है पहली बार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र रहमत अली के द्वारा, लेकिन पाकिस्तान की अवधारणा जो है वो कवि और शायर मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा अपनी प्रसिद्ध घोषणा में कौन सा कारक नहीं था? आपको बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संविधान के दायरे में रखना, ये मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र में शामिल नहीं था। उस समय जारी युद्ध में भारतीय सहायता की बड़ी आवश्यकता थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एकता को भंग करना और मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना, ये महत्वपूर्ण कारकों में से एक थे। भारत सरकार अधिनियम 1909 भारतीयों के स्वशासन की मांग को पूरा नहीं कर सका। सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली की नीति से भारतीयों में असंतोष था। विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को भारतीय सहायता की बड़ी आवश्यकता थी। मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना, जिससे अंग्रेजों को भारत में शासन के लिए अक्षम बताया गया, और भारतीयों में होम रूल आंदोलन से जागृति फैलाना, इन कारणों से तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें भारत को स्वतंत्र डोमिनियन की स्थिति प्रदान करने की बात की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था? ऑप्शन है, देखिए, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया या जयप्रकाश नारायण। तो सही उत्तर महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 29 जनवरी और 7 फरवरी 1942 को लॉर्ड लिनलिथगो को लिखे पत्र में सरकार की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई और गांधी जी ने इसी आंदोलन में
करो या मरो का नारा दिया था। इस आंदोलन के बारे में लोगों के कई मत थे। सरदार पटेल ने आंदोलन के बारे में लिखा कि भारत में ब्रिटिश राज्य के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ। लोगों की प्रतिक्रिया पर हमें गर्व है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार करिए। यहाँ पर आप देखिए, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इसके अलावा रौलट एक्ट। इन आंदोलनों का सही क्रम क्या है? तो रौलट एक्ट जो है ये मार्च 1919 का है, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन जो है ये 1 अगस्त 1920 और खिलाफत आंदोलन ये 1919-20। तो सही क्रम आपका हो जाएगा 3-1-2। 3-1-2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम को वंदे अन्नदातारम के साथ समीकृत किया था? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। किसने वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी का नारा था, उनको वंदे अन्नदातारम के साथ जोड़ा था? तो सही उत्तर स्वामी सहजानंद, जो कि किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। स्वामी सहजानंद ने वंदे मातरम को वंदे अन्नदातारम के साथ समीकृत किया। वो भारत के राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। वे आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। उनके राजनीतिक जीवन की गतिविधियां बिहार में अधिक सक्रिय थीं। अगला प्रश्न है, निम्न जाति आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? आपको बताना है। तो वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र दिल्ली था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। वाल्मीकि आंदोलन का संबंध भंगी जाति से है। 1926 में प्रथम वाल्मीकि सभा का आयोजन दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन किससे संबंधित था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, तेलंगाना आंदोलन किसान आंदोलन था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखिए, तेलंगाना आंदोलन जो है 1946 से 1951 ईस्वी तक चला था। ये जमींदारों, साहूकारों, व्यापारियों और निजाम के अधिकारी वर्ग के विरुद्ध था। अगले प्रश्न पर आते हैं, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है। तो ये आसान सा प्रश्न है, फजलुल हक। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक फजलुल हक थे। इनका पूरा नाम मौलवी अब्दुल कासिम फजलुल हक था। इन्हें बंगाल टाइगर के रूप में भी जाना जाता है। ये बंगाल यानी पूर्वी पाकिस्तान के मुख्यमंत्री रहे थे। अप्रैल 1936 में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, ब्रज किशोर और मदन मोहन मालवीय। तो सही उत्तर ब्रज किशोर। फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। इसकी स्थापना में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय शामिल थे। ब्रज किशोर का इस संगठन की स्थापना में योगदान नहीं है। और आप जान लीजिए कि 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। 1921-22 में अवध के किसानों ने एका आंदोलन चलाया, जिसके प्रमुख नेता मदारी पासी और सहदेव थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रधान नहीं रहे हैं? ऑप्शन है CR दास, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू। तो सही उत्तर मोतीलाल नेहरू। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। CR दास 1923 में लाहौर कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस 1929 में नागपुर कांग्रेस की अध्यक्षता किए, जबकि मोतीलाल नेहरू अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वामपंथी आंदोलन से संबद्ध नहीं था? आपको बताना है। ऑप्शन है PC जोशी, MN राय, राम मनोहर लोहिया या मुजफ्फर अहमद। तो सही उत्तर राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया कांग्रेस के भीतर कांग्रेस समाजवादी पार्टी से जुड़े थे।
उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान भूमिगत रहकर स्वतंत्रता संघर्ष में अपना योगदान दिया था। आज़ादी के बाद उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी यानी समाजवादी पार्टी का गठन किया और मैन काइंड का संपादन किया। व्हील ऑफ हिस्ट्री ये राम मनोहर लोहिया की प्रमुख रचना है। ये वामपंथी आंदोलन से संबंधित नहीं थे बल्कि प्रमुख समाजवादी नेता थे। इसके अलावा पीसी जोशी, एमएन राय, मुजफ्फर अहमद, नलिन गुप्त, डांगे आदि वामपंथी आंदोलन से जुड़े थे। पेशावर षड्यंत्र केस 1921 से 27, कानपुर षड्यंत्र 1924, मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 33 ये वामपंथी नेताओं से संबंधित प्रमुख आंदोलन थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया गया था कब? तो सही उत्तर है 23 मार्च 1940 को। आप देख सकते हैं 23 मार्च 1940 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए एक पृथक देश के रूप में पाकिस्तान संकल्प पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अगला प्रश्न है उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो उत्तर है हरिहर दास के नेतृत्व में। उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन आचार्य हरिहर दास और गोपबंधु के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। इसके नेतृत्व में लगभग 12,000 लोगों ने महानदी घाट तक मार्च किया था। अगला प्रश्न है इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी। याद रखिएगा इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और इस सम्मेलन में वल्लभ भाई ने एक संकल्प पारित कर जमींदारी उन्मूलन की बात कही थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को कालानुक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जलियांवाला दांडी मार्च, जलियांवाला बाग, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो यहाँ पर आप देखिए कि जलियांवाला बाग नरसंहार ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन आप जानते हैं कि 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन ये 1905 का है। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो सही क्रम आपका हो जाएगा 4, 2, 1, 3। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो देख लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं बंगाल विभाजन से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। जलियांवाला बाग नरसंहार ये 13 अप्रैल 1919, दांडी मार्च 12 मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी कब? तो ये डेट था, याद रखिएगा 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर? सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। अगला प्रश्न है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो उत्तर है पूना में। 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एनएम जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। एमसी सीतलवाड़, बीएन राव और अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय कर्मचारी और किसान दल कब अस्तित्व में आया? तो सही उत्तर 1928 में अखिल भारतीय कर्मचारी और किसान दल सितंबर 1928 में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो आप जानते हैं 1936 में। याद रखिएगा दोस्तों 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका नाम बदलकर बाद में अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव एनजी रंगा थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को कालानुक्रम के अनुसार सजाते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो ये 1931 में हुआ था, सितंबर 1931 में।
दांडी मार्च आप जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। पूना पैक्ट ये 1932 में हुआ था। कब? 24 सितंबर 1932 को। और गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो सही क्रम आपका हो जाएगा 2, 4, 1, 3। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाना, सैंडर्स का मारा जाना, सरदार भगत सिंह को फांसी और चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु। तो यहाँ पर आप देखिए केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाना ये 8 अप्रैल 1929। सैंडर्स का मारा जाना, तो सैंडर्स कब मारा गया था? ये 17 दिसंबर 1928 को। सरदार भगत सिंह को फांसी दिया जाना, तो 23 मार्च 1931। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु जो है वो 27 फरवरी 1931 को हुई थी। देखिए ये सही क्रम आपका हो जाएगा। तो इसका सही क्रम आपका हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन में विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? बंगाल के छात्र, किसान, दुकानदार या भारतीय पदाधिकारीगण? तो सही उत्तर बंगाल के छात्र। 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की मुख्य भूमिका उसमें बंगाल के छात्रों की थी। स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा। इस आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता थी कि महिलाओं ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था और ये आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका था और ये आंदोलन शहरों के उच्च और मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। अगला प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर किससे संबंधित था? तो उत्तर है शिक्षण संस्थाओं से। ऑप्शन सी। देखिए बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर ये शिक्षण संस्थानों से संबंधित था। इस बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की जांच जो है ये छात्र और नौजवान थे, इसलिए सरकार ने छात्रों को इस आंदोलन से दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए। 10 अक्टूबर 1905 को बंगाल सरकार की तरफ से सभी जिला मजिस्ट्रेटों और कलेक्ट्रेटों के पास एक गुप्त गस्ती पत्र भेजा गया। चूँकि इस पत्र पर बंगाल के कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी R.W. कार्लाइल के हस्ताक्षर थे, इसलिए यह कार्लाइल सर्कुलर के नाम से प्रसिद्ध है और इसके तहत जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देशित कर दिया जाए कि यदि उनके विद्यार्थी स्वदेशी आंदोलन में भाग लेते हैं तो उनकी सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में कृष्णचंद मिश्र ने एंटी कार्लाइल सर्कुलर जारी किया, जिसके सचिव सचिंद्र नाथ बसु थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान असम में कनिंघम सर्कुलर भी जारी हुआ था। तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान असम में कनिंघम सर्कुलर जारी हुआ। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में कार्लाइल सर्कुलर जारी हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में भाग लिया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है गणेश वासुदेव जोशी, GV जोशी ने। गणेश वासुदेव जोशी महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके द्वारा किए गए सार्वजनिक कार्यों के कारण उन्हें सार्वजनिक काका कहा जाने लगा। उन्होंने देसी व्यापार उत्तेजक मंडल की स्थापना कर स्याही, साबुन, मोमबत्ती, छाते आदि स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन करके प्रोत्साहन किया था। इनकी बढ़ती सार्वजनिक लोकप्रियता के फलस्वरूप 1877 में आयोजित शाही दरबार में आमंत्रित किया गया, जिसमें इन्होंने स्वयं द्वारा बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में असत्य है यानी गलत है? आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, सही है। 1907 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, ये गलत है। पार्लियामेंटो सुधारों द्वारा मुस्लिमों को स्वतंत्र चुनाव अधिकार दिया गया, सही है। उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर असत्य कथन है 1907 में मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को
ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर एक सम्मेलन हुआ जिसके अध्यक्ष नवाब वकारुल मुल्क थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 में कराची में बना। इसका प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ और 1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, किसने 1920 में बंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सही उत्तर लाला लाजपत राय ने। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री दीवान चमन लाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यह कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो उत्तर है अक्टूबर 1934 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन अक्टूबर 1934 में बंबई में हुआ। इस सम्मेलन में पार्टी का संविधान और कार्यक्रम निश्चित हुआ। इस पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी थे। तो याद रखिएगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का पहला अधिवेशन ये अक्टूबर 1934 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो आप जान लीजिए, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में नहीं थे। 1934 में बंबई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। इसमें मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय, यूसुफ मेहराले आदि का योगदान था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इस पार्टी को समर्थन दिया, किंतु दोनों कांग्रेस समाजवादी पार्टी से सक्रिय रूप से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र कौन सा पैलेस था? आपको बताना है। तो सही उत्तर सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और गांधी जी, आप जान लीजिए, MS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुँचे और वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। एनी बेसेंट ने इस सम्मेलन में भाग लिया और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बंबई में नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, बंबई में नौसैनिक विद्रोह ये फरवरी 1946 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई, जब बंबई में HMS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। 19 फरवरी को कराची के नाविकों ने भी हड़ताल किया था। नौसैनिक विद्रोह के समय ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एक हो आदि नारे लगाए गए। 24 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण करते हुए विद्रोहियों ने कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। और इस विद्रोह के समर्थन में 22 फरवरी को बंबई में लगभग 20 लाख मजदूरों ने हड़ताल में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई थी? आपको बताना है। शिवराम, राजगुरु, सुखदेव या जतिन दास? तो सही उत्तर है जतिन दास को। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की और 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद सितंबर 1929 में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इनकी मृत्यु भूख हड़ताल से हुई, न कि भगत सिंह के साथ फांसी देने से। भगत सिंह राजगुरु, इनका पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु, और सुखदेव पूरा नाम सुखदेव थापर, इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया और सूर्य सेन को 12 जनवरी 1934 को फांसी दी गई थी।
अगला प्रश्न है कालिप राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है, आपको बताना है। तो इसका संबंध बारदोली सत्याग्रह से है। कालिप राज या अश्वेत जन सम्मेलन का संबंध बारदोली सत्याग्रह 1928 से है। बारदोली की औरतों ने पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। बारदोली में लगान वृद्धि 30% से घटाकर 6.03% की गई और बारदोली सत्याग्रह में सक्रिय महिलाओं में कस्तूरबा गांधी, मणिबेन पटेल वल्लभ भाई पटेल की पुत्री थीं, भक्तिबा दरबार गोपाल दास की पत्नी, शारदाबेन शाह और शारदा मेहता प्रमुख थीं। अगला प्रश्न है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है मोपला विद्रोह ये केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था, याद रखिएगा 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। अगला प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर भारत सरकार के द्वारा। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू और बेगम शाहनवाज ने भारत सरकार द्वारा नामित अतिरिक्त सदस्य के रूप में भाग लिया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सही है। तो आप देखिए बढ़ते क्रम में जो है लखनऊ समझौता 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, आपको बताना है। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो सही उत्तर खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, ए और बी दोनों। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी शामिल थे। फिर भी खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं को दिया जाता है। हाजी शरीयतुल्लाह 19वीं सदी के फरायजी आंदोलन के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है। तो उत्तर है बाल गंगाधर तिलक को। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे। उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। ये उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बनी। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा और तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि वे मुकदमा हार गए किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ था। अगला प्रश्न है खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो सही उत्तर है खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया। खेड़ा आंदोलन प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उसमें असंतोष होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। अगला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी जी के किस आंदोलन से जुड़े थे, आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले खेड़ा सत्याग्रह से जुड़े थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया और इसी आंदोलन में सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी से जुड़े थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए।
इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।